नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरज दुबे और हम बुक बैंक सीरीज में आज कवर करने वाले हैं विपिन चंद्रा जी की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की किताब है। वैसे तो आप इस लेक्चर को संडे को देखते हो, लेकिन क्योंकि कल किसी टेक्निकल इशू की वजह से ये क्लास आपकी हो नहीं पाई थी, हालांकि लाइव लगाया गया था। उसी के लिए आपका ये जो भरपाई है ये आज के सेशन में किया जा रहा है। तो आज आप इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए और तमाम सारी जो पॉइंट्स हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस क्रम में हम लोग लगातार आगे बढ़ते हुए तमाम सारे जो चैप्टर्स हैं उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और इन चैप्टर्स में अगर आप देखोगे तो हम अब पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 11 पे, ठीक है, अध्याय 11 पे, राष्ट्रवादी आंदोलन उग्र राष्ट्रवाद का उदय। ठीक, आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी आंदोलन उग्र राष्ट्रवाद का विकास 1905 से 1918 के बीच की बात करी जा रही है, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारे, ये इस चैप्टर के भी बहुत सारे कह सकते हैं कि सबटाइटल्स हैं। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, यहाँ पर इस तस्वीर को तो आप पहचान ही रहे होंगे कि ये किनकी है। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि इनकी भी तस्वीर पहचानने का प्रयास कीजिए, जो व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। क्या आप इनकी तस्वीर पहचान सकते हो? एक बार जरा जल्दी से देख करके बताओ, फटाफट से देख करके बताओ कि आप इनको भी पहचान सकते हो क्या, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जानते हैं कि टॉपिक क्या है। सबसे पहले हम इसमें ब्रिटिश शासन के सही चरित्र की पहचान के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमको ये समझाया जाएगा कि किस तरीके से, जो आप देख सकते हैं 1905 से लेकर के 1918 तक का समय इसमें बताया गया है। 1905 से लेकर के 1918 का इसमें बेसिकली जो इससे पहले के जो लोग थे 1885 से लेकर के 1905 तक के, वो जो है नरमपंथी थे। वो कौन थे? नरमपंथी, ठीक है। तो ये जो नरमपंथी विचारधारा के लोग हैं उनको ये स्पष्ट होने लगा है कि ब्रिटिश शासन का चरित्र कैसा है, यानी कि वो ऐसे लोग नहीं हैं जिनको समझाने से समझ में आएगा। क्योंकि अभी तक वो समझ रहे थे कि हम समझाएंगे, ब्रिटिशर्स को चेंज करेंगे, वो हमारी बातों को समझेंगे और हमें एक संवैधानिक रूप से अपनी बातों को मानने का अधिकार मिलेगा। लेकिन अब जो है उनका चरित्र सही तरीके से सामने आने लगा है। इस चीज की पहचान हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। इससे संबंधित प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का प्रसार किया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये जानते थे कि ये जो इंडियंस हैं इनको, मतलब उन लोगों ने भी पहचान लिया था कि ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, अब ये गुलामी के दौर पर हैं, फिर ये तमाम तरीके से उनको जो है उनकी बेइज्जती की जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो अब बात आ गई कि हमें भाई आत्मसम्मान तरीके से अपना आत्मसम्मान लेते हुए जीना है और खुद में इस बात का आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं। मतलब इसमें स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार हैं वो काफ़ी ज़्यादा कारगर हैं कि एक कमज़ोर व्यक्ति हमको नहीं बनना है किसी भी स्थिति में। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमको मतलब कह सकते हैं कि अक्षम बनाती है, कमज़ोर बनाती है, ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। हमें समृद्ध होना चाहिए, हमें मजबूत होना चाहिए, हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों दृष्टिकोण से कैसा होना चाहिए? एकदम बढ़िया होना चाहिए। तो ये सब तरीके की चीज़ों का प्रसार जो है यहाँ पर, इस तरीके की विचारधाराओं का प्रचार होना यहाँ पर शुरू होता है। शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि, इस चीज़ को जो उस समय के आंदोलनकारी थे उन लोगों ने समझना शुरू किया था कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। मतलब आप देखेंगे कि 1858 की क्रांति के बाद कई सारे जो रिफॉर्म्स आए हैं उसमें भारत की शिक्षा की नीति को जरूर आगे बढ़ाया गया है। विश्वविद्यालय स्टैब्लिश किए गए हैं, जो रीजनल लैंग्वेज के स्कूल से उनको चलाया गया है, इंग्लिश को है कंपलसरी करी गई है, तमाम सारी ऐसी चीज़ें करी गई। उससे लोग लिटरेट हो रहे हैं और लिटरेट होने के साथ साथ कुछ लोगों को नौकरियां भी मिल रही हैं। लेकिन जो नौकरियां हैं वो निचले तबके की नौकरियां हैं और उसमें से भी जैसे 100 लोग अगर हो रहे हैं तो मान के चलिए कि कुछ लोगों को उसमें से 40-50% लोग हैं जिनको नौकरी मिल रही है और 50-60% लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो वो शिक्षित बेरोजगार हैं। अब वो पढ़े लिखे हैं, तो जब पढ़े लिखे हैं तो बेरोजगारी क्यों है उन्हें ये समझ में आ रही है, सरकार की वजह से ही बेरोजगारी है, सरकार की जो कमियां हैं वो समझ में आ रही हैं। तो शिक्षित और शिक्षा के साथ साथ बेरोजगार होने की वजह से ये जो बेरोजगार हैं वो अब जो उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन आएगा उसमें शामिल होना शुरू हो जाएंगे और भारत की जो चीजें हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। अंतर्जातीय प्रभाव इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उग्र राष्ट्रवादी विचार, संप्रदाय का अस्तित्व, ये सब चीजें हम लोग आगे के टॉपिक्स में लगातार कवर करते रहेंगे, ठीक। ये हमारा पूरा टाइटल्स रहेंगे जो इस चैप्टर के अंतर्गत है। सो हम लोग कई भागों में बढ़ेंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप सारे हैं, होम रूल लीग वगैरह सब आएगा इसमें। इसके अलावा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1905 से 1914 तक, विशेष रूप से उसके क्या प्रभाव रहे उसके ऊपर चर्चा रहेगी।
तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और पहला एमसीक्यू हम आपके सामने यहाँ पर रखते हैं। आप सब लोग उम्मीद करते हैं कि तैयार होंगे, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे। एमसीक्यू यहाँ आएगा, आप ABCD में आंसर देंगे, ठीक है, केवल ABCD लिखिएगा। हाँ, जब एक्सप्लेनेशन की बारी आएगी, जब मैं आपसे कुछ बीच में पूछूं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख दीजिए, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये क्वेश्चंस हैं, इसके आधार, ये जो आज पढ़ाएंगे इसके आधार पर आप एमसीक्यू बना करके उतनी जगह से, जितनी जगह से हम आपको आज पढ़ाएंगे उतनी जगह से एमसीक्यू बना करके आप हमें भी सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा इस सेशन के अंत में मेंस आंसर राइटिंग के कुछ क्वेश्चंस हमने दिए हैं, उसकी भी आंसर राइटिंग करके जो भी लिमिटेड शब्द हमने उसमें लिखे हैं उसमें लिख करके आप हमें भेजेंगे, जिससे कि आपकी ये प्रिपरेशन भी साथ ही साथ होती चले, ठीक। तो कहाँ भेजेंगे उसको हम सेशन के अंत में आपको बताते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, इसको ध्यान से पढ़िए और इसके बारे में बताने का प्रयास कीजिए। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के विकास के कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अपने आरंभिक काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने लोगों को विदेशी प्रभुत्व की बुराइयों तथा देशभक्ति की भावना विकसित करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक किया था या बनाया था, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। पहला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारणों में से। तो भारत में जो राष्ट्रवाद का विकास है वो क्यों हो रहा है, ठीक है, उसके क्या कारण है, उसको आप ध्यान में रखिए और जो सही है वो बताइए इसमें में से, ठीक है। तो पहला है, अपने आरंभिक काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने लोगों को विदेशी प्रभुत्व की बुराइयों तथा देशभक्ति की भावना विकसित करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाया था। क्या ये स्टेटमेंट सही लगता है आपको? वास्तव में आरंभिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने जनता की भावना को ही बदल दिया था तथा देश में एक नए जीवन का संचार किया था। क्या ये सही है? राष्ट्रवादियों की एक मांग मानने में ब्रिटिश सरकार की असफलता ने राजनीतिक चेतना प्राप्त लोगों में उस समय वर्चस्व प्राप्त नरमपंथी नेतृत्व के सिद्धांतों व विधियों के प्रति असंतोष पैदा कर दिया था। क्या ये उग्र राष्ट्रवाद का कारण था, या आरंभिक राष्ट्रवादियों की राजनीति इस बात पर आधारित थी कि ब्रिटिश शासन को अंदर से सुधारा जा सके? क्या ये उग्र राष्ट्रवाद के कारण थे? क्या थे उग्र राष्ट्रवाद के कारण? जल्दी से बताइए। देखिए, आपको देखने में लग रहा होगा कि सारे तो सही लग रहे हैं। इसमें बात यहां पर राष्ट्रवाद के उदय की नहीं हो रही है, बात यहां पर उग्र राष्ट्रवाद के उदय की हो रही, क्योंकि इससे पहले नरमपंथी थे, यानी पहले राष्ट्रवाद का उदय हुआ और फिर अब उग्र राष्ट्रवाद के उदय की बात हो रही है। तो राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या हैं वो प्लस उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या है, दोनों को मिक्स करके इसमें रखा गया है। आपको वो वाला चुनना है जो उग्र राष्ट्रवाद के उदय का कारण बनता है, ठीक है। तो अपने आरंभिक काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोगों को विदेशी प्रभुत्व की बुराइयों और देशभक्ति की भावना विकसित करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाया था, बिल्कुल बनाया था। लेकिन ये जो है, ये केवल राष्ट्रवादी उदय जब हो रहा था, राष्ट्रवाद का जब उदय हो रहा था, नरमपंथी राष्ट्रवाद का जब उदय हो रहा है, तब ये हुआ है। वास्तव में आरंभिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने जनता की भावना को ही बदल दिया तथा देश में एक नए जीवन का संचार किया। तो जो आरंभिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उसने जनता की भावना को बदला, निश्चित रूप से बदला, और एक नए जीवन का संदेश दिया, नया जीवन संचार किया। राष्ट्रवादियों की एक मांग मानने में ब्रिटिश सरकार को असफलता ने राजनीतिक चेतना प्राप्त लोगों में उस समय वर्चस्व प्राप्त नरमपंथी नेतृत्व सिद्धांतों और विधियों के प्रति असंतोष पैदा कर दिया। तो ये जो नरमपंथी विचार शुरू हुए थे, ठीक है, देखिए क्या पॉइंट लिखा है, राष्ट्रवादियों की एक मांग मानने में ब्रिटिश सरकार की असफलता। मतलब कोई भी डिमांड जब आती थी तो ये सोचते थे कि हम उनसे मंगवा लेंगे और एक एक करके अपनी मांग पूरी करेंगे, तो एक दिन हमारी आजादी की मांग पूरी हो जाएगी। ये चीज नरमपंथी जानते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स जो हैं वो उस डिमांड को कंप्लीट नहीं कर पाते थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरमपंथियों द्वारा दी जाती थी। और जब समय बीतता चला गया, 20 साल जब इस तरीके की प्रक्रिया में बीत गए, तो पाया गया कि भाई ये तो असफल हो रहा है। तो उस समय तक राजनीतिक चेतना तो आ ही चुकी थी लोगों के अंदर, लेकिन वो राजनीतिक चेतना जो थी वो कैसी थी, नरमपंथी थी। उन्हीं नरमपंथी लोगों में ये समय आ गया कि उस समय वर्चस्व प्राप्त नरमपंथी नेतृत्व के सिद्धांतों और विधियों के प्रति असंतोष पैदा कर दिया। मतलब कुछ उन्हीं नरमपंथियों में से ही कुछ लोगों के अंदर ये विचार आने शुरू हो गए, या नरमपंथियों के कॉन्टेक्स्ट में जो दूसरे राजनीतिक लोग थे उनके विचार आने शुरू हो गए, यार इनसे नहीं हो पाएगा, या ऐसे अंग्रेज बात नहीं मानेंगे, ये प्यार से नहीं मानने वाले, ये अंग्रेज जो है वो प्यार से नहीं माने, ये भाई एकदम मार के भूखे हैं, इनको वही करना पड़ेगा, और इसलिए इन लोगों से नहीं हो पाएगा, ये नरमपंथी नेतृत्व तो सही काम नहीं कर पा रहा है।
आजादी दे दो से काम नहीं चलेगा, ये ऐसा लग रहा है। और यही कारण था जिसकी वजह से उग्र राष्ट्रवाद का क्या हो गया, यहां पर उदय हो गया। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आरंभिक राष्ट्रवादियों की राजनीति इस बात पर आधारित थी कि ब्रिटिश शासन को अंदर से सुधारा जा सके। यही नरमपंथी विचार यहां पर काम नहीं आए और इसकी वजह से उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक रूप से चेतन लेखकों और आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार पर क्या आरोप लगाए। ठीक है, तमाम प्रकार के जो उस समय के जिनके अंदर राष्ट्रीय चेतना जाग चुकी थी, ऐसे जो लेखक थे और जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स पर क्या आरोप लगाए। यह आरोप लगाए कि जनता की निर्धनता इन्हीं के कारण है, जनता में जो निर्धनता है वो इन्हीं लोगों के कारण है, भारत का आर्थिक शोषण इन्हीं के कारण हुआ है, भारतीय उद्योगों के ना फलने फूलने का जो कारण है वो ये ब्रिटिशर्स ही हैं। ये सब आरोप बिल्कुल सही हैं आंदोलनकारियों द्वारा या फिर चेतन लेखकों द्वारा लगाए गए। देखिए, उस समय लोग पढ़े लिखे हो चुके थे, ठीक है, पढ़े लिखे हो चुके थे यानी कि शिक्षित थे। इसके अलावा आंदोलन चलाना उन्हें आना शुरू हो चुका था, यानी कि अपनी बात वो मानना मनवाना जो है वो सीख गए थे। मनवाना सीखने को मतलब बात रखना एटलीस्ट सीख गए थे कि ये बात हमारी मानी जाए। वो मानते थे या नहीं मानते थे एक अलग बात है। पहले के लोग तो बात ही नहीं रखते थे, अपनी किस्मत है भैया, क्या करें, अंग्रेजी शासन चल रहा है, ऐसे ही करना पड़ेगा, तो ये मान के लोग चलते थे। उस चीज की आवाज उठानी इन्होंने शुरू कर दी है। तो उनका मानना है कि जनता की जो आज निर्धनता है वो उसमें जो पॉलिसीज बनाई गई हैं वो पॉलिसीज ही ऐसी थी जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। और जब अंग्रेजों को भी ये पता चलना शुरू हुआ कि ये आवाज उठाना शुरू कर चुके हैं, तो उनको कांग्रेस से घृणा होने लगी, कांग्रेस के प्रति नफरत के बीज अंग्रेजों ने बोने शुरू कर दिए, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी धीरे धीरे पनपनी शुरू हो गई वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर तीनों जो कथन लिखे हैं वो क्या हैं, बिल्कुल सही है, इसमें कोई कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, किन प्रमुख घटनाओं ने राष्ट्रवादियों को उग्र राजनीति के बारे में सोचने के लिए बाध्य कर दिया। कौन सी ऐसी घटनाएं थी जिनकी वजह से ब्रिटिश शासन के खिलाफ उग्रवादियों को सोचने के लिए बाध्य कर दिया गया और वो उग्र राष्ट्रवादी हुए। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट या फिर 1898 में बने एक कानून के अनुसार विदेशी शासन के प्रति असंतोष की भावना पैदा करने वाले को अपराध घोषित कर दिया गया या अपराधी घोषित किया गया। 1899 में कलकत्ता नगर निगम ने भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और 1904 में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट बनाकर प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया और 1897 में नाटू भाइयों को बिना मुकदमा चलाए देश से बाहर निकाल दिया गया। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है, केवल एक और दो, केवल एक और चार, और केवल 1, 2 और 4। जल्दी से बताइए। देखिए 3-4 ऑप्शंस यहां पर दिए हुए हैं। इन तीनों चारों ऑप्शंस में से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से उनको ये वो वाला पॉइंट है जिसमें आप ये पहचान सकते हो कि धीरे धीरे आत्मसम्मान की भावना जाग रही है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने समझना जो है वो शुरू कर चुके हैं, जानना शुरू कर चुके हैं वो सारी चीजों को। तो ये सब चीज हम लोगों को यहां पर ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो इससे असंतोष पैदा हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडियन काउंसिल एक्ट में जो चीजें आई थी उसमें ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव ठीक तरीके से होने चाहिए थे काउंसिल्स में, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह में। संख्या केवल बढ़ाई गई थी लेकिन अधिकार कुछ दिए नहीं गए थे वगैरह। तो इसमें तो हमने पहले ही आपको पिछले लेक्चर्स में बताया कि 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था वो ब्रिटिशर्स के लिए आया जरूर था लेकिन वो काम का नहीं था बिल्कुल। उसके बाद 1998 में यह कानून बनाया गया कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो उसे असंतोष की भावना पैदा करने के अंतर्गत माना जा सकता है और इसके नाते यह अपराध घोषित कर दिया गया। यानी आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे तो अपराध हो गया, और ये तो एक तरीके से लोगों की बोलने की आजादी छीनने वाली बात हो गई। इसके बाद 1899 में कलकत्ता नगर निगम ने भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी और 1900 देखिए संख्या बढ़ा नहीं दी, घटा दी। संख्या का क्या कर दिया, घटा दिया। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो 2 तो सही हो गए। तीसरा है 1904 में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट बनाकर प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया, बिल्कुल सही बात है। और 1997 में नाटू भाइयों को बिना मुकदमा चलाए देश से बाहर निकाल दिया गया और उन्हें सजा दे दी गई। तो ये सारे पॉइंट जो हैं, मतलब उनको ये भी नहीं,
उनको ये भी नहीं बताया गया कि किस एक्ट में आप गिरफ्तार हुए हैं, ना ही जनता को बताया गया कि आपके इनको हमने किस एक्ट में गिरफ्तार किया है। तो अब ये समझ में आने लगा है कि यार ब्रिटिश सरकार तो कुछ भी करने लगी है, मतलब जो मर्जी आ रहा है वो कर रही है। और इसी चीज के खिलाफ आवाज जो है उग्रवादियों ने या उग्र राष्ट्रवादियों ने यहां पर उठाया है। तो उग्र राष्ट्रवादी का मतलब यहां पर यही है, गर्मपंथी विचारधारा के हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं ये। और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो प्यार से नहीं मारेंगेगा, बोल देगा कि हमें चाहिए, सीधे तौर पर दे दो, नहीं तो फिर हम ले लेंगे, सीधी सी बात है। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? देश से बाहर, देश से बाहर, बाहर कर दिया गया। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। नौकरशाही खुलकर स्वार्थी और राष्ट्रीय आकांक्षाओं को शत्रु बनाती जा रही है, या आकांक्षाओं की शत्रु बनती जा रही है। ब्रिटिश नौकरशाही के लिए किस नरमपंथी के विचार थे? नौकरशाही खुलकर स्वार्थी और राष्ट्रीय आकांक्षाओं की शत्रु बनती जा रही है। नौकरशाही मतलब आप ब्रिटिश अफसरों को मान लीजिए, ठीक है, उस समय की जो नौकरशाही, वो अपने हित के लिए काम कर रहे हैं, भारत का धन लूट करके लंदन ले जाना चाहते हैं, और भारत का जो राष्ट्र हित है, भारतीयों का जो राष्ट्र हित है, उसको वो ताक पे रख दे रहे हैं। बिल्कुल सुन ही नहीं रहे हैं, एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं, देख करके अनदेखा कर दे रहे हैं, अंधे बन जा रहे हैं। अपना स्वार्थ जहां दिख रहा है वहां आंख कान दोनों खुला है। तो इस चीज को किसने जो है अपने विचारों के रूप में व्यक्त किया है? दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, उमेश चंद्र बनर्जी ने, या फिरोज शाह मेहता ने। ठीक है, किस नरमपंथी के विचार थे? चार के चारों यहां पर नरमपंथी ही हैं। कौन से नरमपंथी के विचार थे जो कि एक तरीके से अब सही ठहराने लगे थे उग्रवादियों की बातों को? तो गोपाल कृष्ण गोखले यहां पर सही जवाब। ठीक है, यहां पर सही जवाब कौन सा है? गोपाल कृष्ण गोखले। ये कथन किसके हैं? गोपाल कृष्ण गोखले जी के। 19वीं सदी के अंत में भारतीय राष्ट्रवादिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वीं सेंचुरी में जो उग्र राष्ट्रवाद है उसके ऊपर विचार करना है। अंत में भारतीय राष्ट्रवादिता के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने राष्ट्रवादियों को आत्मसम्मान का संदेश दिया। बिल्कुल सही बात है भाई। मांगना क्या है, गिड़गिड़ाना क्या है? सामने जो तुम्हारा है उसे मांगो, सिंपल सी बात है। उसने आग्रह किया कि वे भारतीय जनता के चरित्र और क्षमताओं पर भरोसा रखें। इन लोगों ने विश्वास किया कि आपके भारत का उदय जो आप लोग सोच रहे हो ना, या फिर विकास जो है, जो होने वाला है, वो ब्रिटिशर्स के द्वारा होगा, ये सोचना बंद कर दो। भारत का विकास भारत की जनता करेगी। आत्मविश्वास पैदा करिए इस चीज का, आपसे ही अच्छे नीतियां यहां पॉलिसीज आएंगी। ये चीज का प्रचार प्रसार इन लोगों ने करना शुरू किया। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है भाई। भारत की एकमात्र आशा शिक्षित उच्च वर्ग है। बिल्कुल सही बात है। भारत की एकमात्र आशा शिक्षित उच्च वर्ग है जो शारीरिक और नैतिक दृष्टि से भारत की स्वाधीनता के लिए बलिदान दे सकते थे। अब देखिए, यहां पर आधा स्टेटमेंट सही है, आधा गलत है। यहां तक स्टेटमेंट सही है। भारत की एकमात्र आशा शिक्षित वर्ग है, शिक्षित उच्च वर्ग। नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है भाई, ये भी स्टेटमेंट गलत है। भारत की एकमात्र आशा जो है वो भारत की जनता है। केवल उसमें शिक्षित वर्ग नहीं रख सकते भाई। जनता में तो सभी लोग हैं ना, शिक्षित वर्ग भी है, उच्च वर्ग भी है, निम्न वर्ग भी है, अशिक्षित लोग भी हैं। तो भारत की जनता है भारत की उदय का एकमात्र आशा। केवल शिक्षित वर्ग के लोग या उच्च शिक्षित वर्ग के लोग ही इसका उदय कर पाएंगे। ये बात बिल्कुल सही नहीं थी। ये ऐसा लगता था शुरुआत में कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग बात करेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये शुरुआत में था, अब ये समझ में आ गया ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट तो भाई गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो केवल पहला कथन सत्य है, दूसरा नहीं। शारीरिक और नैतिक दृष्टि से स्वाधीनता के लिए बलिदान देने का काम जनता ही कर सकती थी, और ये जनता को जानना चाहिए कि बलिदान के बगैर ये स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इसलिए ये काम ये पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओनली। ठीक, चलिए आप कथन और कारण की तरफ चलते हैं। लिखा है, शिक्षित भारतीयों की संख्या जितनी बढ़ी उतना ही लोकतंत्र राष्ट्रवाद आमूल परिवर्तन के पश्चिमी विचारों का प्रभाव भी फैला। ये शिक्षित भारतीय उग्र राष्ट्रवाद के बेहतरीन प्रचारक और अनुयायी सिद्ध हुए। ये वाला पॉइंट शिक्षित भारतीयों के दृष्टिकोण से सही है। ये वाला जो पॉइंट है ये शिक्षित भारतीयों के दृष्टिकोण से सही है कि शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ी, उनमें से कुछ को रोजगार मिला, और जो मिला वो कह सकते हैं ना एक रिपीटेड जॉब नहीं थी, एक इज्जतदार नौकरी नहीं थी। मिली नौकरी पढ़े लिखों को, लेकिन वही फिरंगी देखी है फिल्म,
वो वाली नौकरी मिली, वैसी वाली गाड़ी चलाने वाली, ऐसी चापलूसी करने वाली। तो जो लोग शिक्षित थे और बेरोजगार थे, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और अमूल परिवर्तन पश्चिमी विचारों का प्रभाव उतना ज्यादा फैला, शिक्षित भारतीय उग्र राष्ट्रवाद के बेहतरीन प्रचारक बन गए और उसी उग्रवाद के बेहतरीन अनुयायी बने। ये बात बिल्कुल सही है। कारण वे कम वेतन पाने वाले या बेरोजगार थे। बिल्कुल सही बात है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही लिखा है। ये शिक्षित कौन थे जो ये प्रचार कर रहे थे? ये बेरोजगार थे, मतलब एक तरीके से। और साथ ही आधुनिक विचार प्रणाली और राजनीति की तथा यूरोपीय विश्व इतिहास की शिक्षा उन्हें मिली थी। तो मजे की बात यह है कि वो पश्चिमी शिक्षा अच्छी तरीके से जानते थे, उसकी अच्छाइयां और बुराइयां सब चीजें जानते थे, और उसके किस अच्छे एंगल को यूज किया जा सकता था, ये सब चीजें वो अच्छी तरीके से जानते थे। तो ये वाला पॉइंट, और क्योंकि इतना जानने के बाद भी वो बेरोजगार थे, इतना जानने के बाद भी बेरोजगार थे, तो अब क्या करें? इधर राष्ट्रवाद का उदय होने लगा, और वो राष्ट्रवाद कैसा था? उग्र था। और इन्हें ये बेरोजगारी क्यों मिली है, ये बात समझ में आने लगी कि अंग्रेज हमें हमारी मांग को पूरी करते हुए पढ़ा तो दिए मजबूरी में, लेकिन अब वो रोजगार नहीं दे सकते थे, और ये हमारे देश को गर्त में पहुंचाने का एक सबसे बड़ा कारण है। तो अब उन्होंने अपनी शिक्षा का इस्तेमाल उग्र राष्ट्रवाद को और उग्र करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो ये जहां पे जो कथन लिखा हुआ है, इस कथन का ये कारण है, इसी कारण से ये वाला पॉइंट हुआ है। वो अच्छी तरीके से प्रचार इसीलिए कर पाए क्योंकि वो बेरोजगार थे। अगर इनको ब्रिटिश सरकार ने नौकरी दे दी होती तो ये ब्रिटिश सरकार की तरफ, क्योंकि इनको तो नौकरी, हम तो, जो व्यक्ति सरकारी नौकरी पा जाता है वो सरकार की बुराई करना थोड़ा कम कर देता है, खासकर अगर उसको सरकार से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो रहे हो तो ये भी नहीं करते, स्वाभाविक सी बात है। तो यहां पे कथन और कारण बिल्कुल एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अब यहां पर करना है मिलान। घटनाएं दी हैं, आधुनिक जापान का उदय। विश्व में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिससे साबित हुआ कि यूरोपीय शक्तियां अपराजित नहीं है, अपराजेय नहीं है, उन्हें जीता जा सकता है, उन्हें जीता जा सकता है। उसकी कुछ घटनाएं यहां पर लिखी हैं, और इस घटना से यह चेतना जागनी शुरू हुई कि जब जापान रशिया को हरा सकता है तो भैया इन अंग्रेजों को उठा फेंको, समुद्र में डाल दो। लाहौर में इस तरीके के कुछ न्यूज़पेपर्स में इस तरीके की खबर छपनी शुरू हुई थी। आधुनिक जापान का उदय ये कब हुआ है? इथोपिया के हाथों इटली की पराजय ये कब हुई? जापान के हाथों रूस की पराजय ये कब हुई? भारतीय विश्वविद्यालय कानून कब आया, ये कब हुआ? देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय कानून जो है ये 1904 में आया। कब आया? 1904 में। तो डी का आंसर तो हो जाएगा 2, और डी का आंसर 2 जो है वो यहां दो जगहों पर लिखा है। इन दो जगहों पर डी का आंसर क्या लिखा है? 2 लिखा है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो है सी और डी तो नहीं हो सकता। इतना तो क्लियर हो गया कि सी और डी ऑप्शन नहीं होने वाले। आधुनिक जापान का उदय की अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक जापान का उदय हुआ है 1868 में। कब हुआ है? 1868 में। अब ए का 3 होना चाहिए, ए का 3 भी यहां पर दिया हुआ है, तो इससे भी आंसर नहीं निकलेगा। A3D2, अब बी का पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इथोपिया के हाथों इटली की हार ये हुई है 1896 में। 1896, तो ये वाला आंसर 1896। बी का क्या हो गया? 4 हो गया। तो बी का 4 हमको यहां दिख रहा है। इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और इन सब चीजों से, इन अलग अलग चीजों से ये हुआ कि भाई ये वाला एक पॉइंट अगर हटा दिया जाए, ये तो भारतीय विश्वविद्यालय कानून था, इसको छोड़ करके बाकी 3 पर अगर हम नजर डालें तो हमें यह पता चल रहा है कि विश्व में जो ब्रिटिशर्स हैं या दूसरी जो बड़ी शक्तियां हैं, उन्हें कितनी छोटी छोटी शक्तियां पराजित कर रही हैं। सोचिए, आधुनिक जापान के हाथों रूस की हार, इतना बड़ा सा रशिया जापान ने हरा दिया, और इतना छोटा सा इंग्लैंड भारत पे शासन कर रहा है, तो हटा सकते हैं। यूरोपीय कोई इथोपिया के हाथों इटली की हार हो जाती है, सोचिए, ये भी यूरोपीय तो हैं। तो यूरोपियंस की पराजय हो सकती है, ये बिलीव जो है वो शुरू हो चुका है, और ये बिलीव यहां से प्रकट होता है, और अब भारत में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। आगे लिखा हुआ है उग्र राष्ट्रवाद के कुछ प्रतिनिधि हैं और उनके
स्थल पर विचार करना है, मतलब वो अपनी उग्र राष्ट्रवाद का उदय उन्होंने कहां से करना शुरू किया, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करना है, बताना है। राजनारायण बोस, बंगाल, उनके सामने लिखा है। विष्णु शास्त्री चिपलूंकर हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, अश्विनी कुमार दत्त हैं। उपरोक्त में से कितने कितने जोड़े सही हैं? यहां पे जोड़ा मिलाना नहीं है, यहां पे बताना है कि कितने जोड़े सही हैं, कौन कौन से सही हैं, कितने जोड़े सही हैं, ये हम लोगों को यहां पर देख के बताना है। जल्दी से बताइए। यहां पर राजनारायण बोस क्या बंगाल से थे? क्या राजनारायण बोस जो हैं वो बंगाल से हैं? जल्दी से देखिए। देखिए, राजनारायण बोस तो बंगाल बिल्कुल सही मैच है, बोस घोष ये सब लोग बंगाल से होते हैं, तो एक तो सही है। विष्णु शास्त्री चिपलूंकर, विष्णु शास्त्री चिपलूंकर जो हैं ये भी जो है महाराष्ट्र से, ये महाराष्ट्र से, ये भी बात सही है। बाल गंगाधर तिलक पंजाब से नहीं है, ये भाई महाराष्ट्र से हैं। ये कहां से हैं? महाराष्ट्र से, बाल गंगाधर तिलक। और अश्विनी कुमार दत्त ये महाराष्ट्र से नहीं है, ये हैं बंगाल से। ये कहां से हैं? बंगाल से। तो ये भी करेक्टली मैच नहीं, ये भी करेक्टली मैच नहीं, दो करेक्टली मैच नहीं, तो केवल एक, केवल तीन, केवल सभी अच्छा हाँ केवल दो है, तो मैंने कहा देखो मेरे ही ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहे, केवल दो यहां पर जोड़े सही हैं, ठीक है। और कौन कौन से सही हो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा करेक्शन क्या हो सकता था वो भी आपको बता दिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों गलत है, यहां पर ये सारी चीजें सही कर लेनी है आपको, ठीक है। चलिए, बाल गंगाधर तिलक के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? 1856 में उनका जन्म लाहौर में हुआ, अभी बताया नहीं, महाराष्ट्र से हैं वो, ठीक है। ऐसे कुछ रतनगढ़ करके कुछ जगह है, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, तो वहां पर इनका जन्म हुआ है, तो लाहौर से। 1880 के दशक में उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल, जिसे बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज कहा गया, इसकी स्थापना करी। अंग्रेजी में मराठा तथा मराठी में केसरी नामक पत्र का संपादन किया। अच्छा, असत्य छांटना था तो पहले ही वाला हो गया ना, तो करेक्ट आंसर तो हमें पहले ही मिल गया, करेक्ट आंसर तो हमें पहले ही मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। बाकी चीजें सही हैं। 1880 के दशक में उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल का एस्टैब्लिशमेंट किया, बिल्कुल सही है। मराठा, और मराठा की जो भाषा है वो मराठी है, अंग्रेजी है, और केसरी की जो भाषा है वो मराठी है, यानी कि मराठा और केसरी ये दो समाचार पत्र उन्होंने शुरू किए थे संपादित करने। इसकी भाषा थी अंग्रेजी और इसकी भाषा थी मराठी, ठीक है। इसकी भाषा क्या थी? मराठी थी। तो ये समाचार पत्रों का संपादन करके राष्ट्रवाद का उदय इनके माध्यम से हो रहा है। 1895 में उन्होंने शिवाजी उत्सव मनाने का मतलब प्रयोग करना शुरू किया, शिवाजी उत्सव मनाए गए। शिवाजी उत्सव मनाए जाने का मूल कारण यही था कि आप जो है मराठी होने के बावजूद भी आप अंग्रेजों के गुलाम कैसे हो सकते हो, शिवाजी से प्रेरित होइए। शिवाजी की भावनाओं को उग्र राष्ट्रवाद से मिलाने का काम जो था वो करने के लिए इस आयोजन को यहां पर शुरू किया गया था, जिससे कि वो प्रेरणा जो है जाग सके। अगला है 1896-97 में तिलक ने महाराष्ट्र में कर न चुकाने का अभियान चलाया। बहुत भीषण अकाल पड़ना शुरू हो गया था। अकाल पीड़ित किसानों से मालगुजारी न देने के लिए कहा गया, बिल्कुल सही बात है। 1897 में असंतोष भड़काने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर उन्हें फांसी दे दी गई। गिरफ्तार करके उन्हें क्या कर दी गई? फांसी दे दी गई। फांसी नहीं दी गई भाई, ये गलत है। 1893 में उन्होंने एक परंपरागत धार्मिक उत्सव गणपति महोत्सव का प्रयोग गीतों और भाषणों के द्वारा राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार के लिए आरंभ करना शुरू कर दिया। तो अगर देखेंगे तो यहां पर पहला वाला, दूसरा वाला और चौथा वाला स्टेटमेंट सही है। गणपति उत्सव भी इसी कारण से मनाया गया था कि उस उत्सव के माध्यम से वो जो भीड़ हुजूम जमा होती है उसमें एक साथ कई सारे लोगों को प्रेरित किया जा सके, उनके अंदर जोश की भावना पैदा की जा सके, अपने भाषणों से, तमाम सारे जो राष्ट्रीय गीत थे उनके माध्यम से गणपति पूजा के साथ साथ लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का भी उदय किया जाए। तो ये वाला पॉइंट भी उन्होंने, तो शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव पहले से चलता था लेकिन नए तरीके से उसको मनाना इन्होंने ही शुरू करवाया। तो यहां पर तीन कथन सही है। कौन कौन से? पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा नहीं, पहला, दूसरा और चौथा ठीक, तीसरा वाला कथन गलत है, चौथा सही।
ठीक है, तो 3 कथन यहां पर सत्य हैं, पहला, दूसरा और चौथा। अब आपके सामने यहां पर मेंस के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन मेंस के क्वेश्चन को आप जो है इसको 150 शब्द में और इसको 250 शब्द में लिख करके आप हमें भेजिएगा। स्वामी विवेकानंद के विचार 19वीं सदी के उग्र राष्ट्रवादिता के लिए किस प्रकार से प्रेरक सिद्ध हुए, ये आपको बताना है। उन कारकों की विवेचना कीजिए जिनकी वजह से 20वीं सदी के शुरुआत में या शुरू में उग्र राष्ट्रवाद तथा चरमपंथी राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो इसको आप लिखेंगे 250 शब्दों। इन दोनों आंसर्स को लिख करके और जितना आज पढ़ाया गया है उसको आप किताब में रिवीजन करके उसमें से फिर से एमसीक्यूज बना करके आप मुझे भेजिएगा। और कहां भेजेंगे आप, ये हमें भेजेंगे इस टेलीग्राम पर, या फिर आप हमें इस ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं, या फिर इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी भेज सकते हैं। आप डायरेक्टली इसको स्कैन करके भी आप यहां से इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम में वीरत दुबे 01 लिख करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए, मुलाकात होगी आपसे अगले सत्र में। तब तक आप स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि तमाम सारे जो इवेंट्स हैं वो आपके द्वारा मिस ना हो। लगातार हम बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर के आते हैं, क्विक न्यूज लेकर के आते हैं, शॉर्ट्स लेकर के आते हैं, मैप एंड शॉर्ट्स लेकर के आते हैं, मुद्दे की बात लेकर के आते हैं। बुक बैंक सीरीज चल रही है साइंस के लिए, साइंस का एक प्रोग्राम चल रहा है सुबह 8 बजे, कॉमन साइंस। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो आपकी पढ़ाई के लिए बेहतरीन तरीके से आपको दिए जा रहे हैं। तो चलिए, आपको यहीं पर हम छोड़ करके जा रहे हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।